नमस्कार साथियों। जीके के इस प्लेटफॉर्म आरपीएससी तरंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर फेमस फोर्ट्स हैं, किले हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, ये अपना नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलेगा। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं या फिर पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, राजस्थान किलों या दुर्गों का प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक नगर और कस्बे में क्या है, किलों और गढ़ों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। हर किले की अपनी कहानी होती है। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, दुर्ग हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रतापी शासक हुए हैं जिनकी कहानियाँ आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप जानते भी हैं। तो एक बात कही जाती है कि नाव गीतड़ानु बेतड़ासु रहवे। तो नाव गीतड़ानु और बेतड़ासु रहवे मतलब व्यक्ति की जो स्मृति होती है, व्यक्ति की जो याद रहती है, या तो गीतों में शेष रहती है या फिर उसके द्वारा निर्मित स्मारकों में शेष रहती है। ये कहावत कही जाती है। अब यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे दुर्ग हैं ऐसे तो राजस्थान में, लेकिन कुछ प्रमुख किले हैं। 6 किले हैं जिन्हें क्या किया है, यूनेस्को ने 21 जून 2013 को क्या किया है, विश्व विरासत स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया है, शामिल किया है। तो इसमें कौन कौन से किले हैं देख लेते हैं नाम इनका। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है आपका, दूसरा रणथंभौर फोर्ट है, ये कुंभलगढ़ फोर्ट है जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। फिर है जैसलमेर का किला, आमेर का किला और गागरोन का किला। तो ये किले आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको बहुत बार बताई जाती है, मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपका रिवाइज हो सके। तो ये ट्रिक है आपके पास में आम, गाजर और चीकू। तो यहाँ पे आप देखें, आ से तो क्या है अपने पास में, आमेर का किला है। मैं से कौन सा फोर्ट हो गया, सॉरी, आम से, आम पूरे से आपके पास आमेर किला है। फिर गा से आपके पास आ जाता है यहाँ पे गागरोन फोर्ट जो कि झालावाड़ में स्थित है। जैसे यहाँ पे है जैसलमेर का फोर्ट जो कि जैसलमेर ज़िले में ही स्थित है। र से आपके पास में क्या है, रणथंभौर का किला है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, र से अपने पास है रणथंभौर का किला जो कि सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। फिर इसके बाद ची से आपके पास में क्या आता है, ची से यहाँ पे आपके पास आता है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। तो ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। और फिर आपके पास ये क बचा, तो कैसे यहाँ पे मतलब है इसका कुंभलगढ़ का फोर्ट जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। तो ये आपने याद कर लिए आम, गाजर, चीकू इस ट्रिक से। ये क्या है, यूनेस्को में शामिल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 6 किले हैं। तो अब हम देखते हैं इसके बाद में, अब इन दुर्गों में क्या हुआ, राजा महाराजा रहते थे तो ये कहीं पे लड़ाई करने के लिए जाते थे, कहीं पे कोई सा इलाका जीतने के लिए जब जाते थे, तो जब ये वापस आते थे तो यहाँ पे या तो दुर्ग को या तो विरोधी शासक द्वारा घेर लिया जाता था, आक्रमण कर दिया जाता था। तो उनके हाथों न मरने के कारण ये राजा महाराजा क्या करते थे, शाका करते थे, जौहर करते थे, इस प्रकार की केसरिया कर लेते थे। तो इस प्रक्रिया को जो इन्होंने यहाँ पे समझाया है। तो देखिए शाका क्या होता है, शाका जब दुर्ग पर भयंकर समस्या है तो जौहर होता है जो कि महिलाओं द्वारा अग्नि में या फिर जल में कूदकर जान देना होता है। तो महिलाएं क्या करती है, जौहर करती हैं, और पुरुष क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। ये आपको याद रखना है कि जौहर तो कौन करता है, जौहर तो आपके महिलाओं द्वारा किया जाता है, और केसरिया जो है वो पुरुषों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके किया जाता है, इसलिए इसको केसरिया कहते हैं। और ये हमारे जो पुरुष हैं उनके द्वारा युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं। तो शाका जो है
वो किससे मिलके बन गया? जौहर और केसरिया। मतलब जो हमारे राजा महाराजा हैं वो लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, तो जो महिलाएं बची महल के अंदर, उन्होंने क्या किया, वो भी अब जिंदा नहीं रहेंगी, वो भी अपनी जान क्या करेगी, या तो अग्निकुंड में या फिर जल में कूदकर अपनी जान दे देंगी। तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे एक जल जौहर हुआ है, तो ये जल जौहर जो हुआ है ये रणथंभौर के फोर्ट में हुआ है, एकमात्र जल जौहर है ये। और बाकी के जो जितने भी जौहर हुए हैं वो अग्नि कुंड में कूद कर हुए हैं, तो वो अग्नि जौहर या फिर सिर्फ जौहर भी कहे जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली साके की। अब अर्ध साका होता है, ये तो साका है। और अर्ध साका क्या होता है? जब क्या हो, केसरिया और जौहर, केसरिया और जौहर में से कोई एक हो, केसरिया और जल जौहर में से कोई एक घटना घटित हो, तो उसको क्या कहते हैं? अर्ध शाखा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, जौहर और केसरिया से मिलकर क्या होता है? शाखा बनता है। तो यहाँ पे अर्ध शाखा का मतलब दोनों में से कोई भी एक घटना होगी तो उसको अर्ध शाखा कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि चित्तौड़गढ़ में क्या है, चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए हैं। तो 3 शाखे हुए हैं। यहाँ पे बताया है जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे कब कब हुए? तो एक शाखा तो जो है रावल रतन सिंह और उनकी रानी पद्मिनी थी, उनके टाइम पे किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का राजा था और ये 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से चला था और 26 अगस्त 1303 को इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसके लिए ये शाखा हुआ था रावल रतन सिंह के द्वारा और रानी पद्मिनी के द्वारा। दूसरा शाखा कब हुआ? पहला तो मैंने आपको बताया कब हुआ, 1303 में। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के, जब दिल्ली सल्तनत का राजा था। दूसरा शाखा हुआ 1535 में। इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे हमारे पास में महाराणा सांगा की पत्नी कर्णावती थी और महाराणा विक्रमादित्य और उनके उदय सिंह थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये महाराणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने थे और ये अल्प आयु में ही शासक बन गए थे। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया, 1535 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों ने, कर्मावती ने, जो दोनों बच्चे थे उनको क्या किया, कर्मावती ने ननियाल भेज दिया। तो जो महाराणा विक्रमादित्य था उनने क्या किया, महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी और इनके 2 पुत्र थे, महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो महाराणा विक्रमादित्य को शासक बनाया गया मेवाड़ का, अल्पायु में ही बना दिया गया। बहादुर शाह जफर जो कि गुजरात का शासक था, उसने 1535 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया और कर्मावती ने क्या किया, जो इनके दोनों बच्चे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनको ननियाल भेज दिया, मतलब नाना के घर पे भेज दिया। तो किले का दायित्व किसने संभाला फिर? महाराणा विक्रमादित्य के स्थान पे ठाकुर बाघ सिंह ने संभाला और कर्णावती के नेतृत्व में क्या किया गया, जौहर किया गया। तो ये यहाँ पे दूसरा जौहर किया गया। अब तीसरे जौहर की बात करते हैं। तो तीसरा शाखा, जौहर नहीं शाखा, जो कि 1567 से 65 के बीच में हुआ था। और इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ये हुआ था 1567 से 68, 67 से 68 के बीच में। इस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। तो उदय सिंह और अकबर की सेना के बीच में युद्ध चल रहा था और अकबर की सेना ने क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई कर दी और चित्तौड़ के सेना नायकों ने महाराणा उदय सिंह को गोगुंदा भेज दिया और जो किले की रक्षा के लिए दायित्व किसको दिया, जयमल और फत्ता को सौंप दिया। और पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी है फूल कंवर, उनके नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ, क्योंकि अकबर की सेना जीत गई और राजा उदय सिंह की सेना हार गई यहाँ पे। और कल्ला राठौड़ ने क्या किया, जयमल राठौड़ जो था, जिन्होंने फोर्ट की रक्षा का दायित्व संभाला था, उनको अपने कंधे पर बिठा लिया, क्योंकि उनके पैर में चोट लग चुकी थी और वो खड़े रहकर युद्ध नहीं लड़ सकते थे। तो जब उन्होंने उनको कंधे पे बिठा लिया तो 2 हाथों से तो वो युद्ध कर रहे थे और 2 हाथों से
कल्ला राठौड़ युद्ध कर रहे थे, इसलिए कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली चित्तौड़गढ़ के जो 3 साके हुए उसके बारे में। अब इन्होंने यहाँ पे बताया है जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं और गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए हैं, सिवाना दुर्ग में भी 2 साके हुए हैं, रणथंभौर और जालौर दुर्ग में 1-1 साके हुए हैं। रणथंभौर दुर्ग में 1 साका हुआ है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इन शॉर्ट दिया है। अब जब हम ये दुर्ग पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम जैसे हमने अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कवर किया है साके, वैसे ही हम यहाँ पे इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेंगे। ये देखिए, ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है किसका है, चित्तौड़ दुर्ग का फोटो है ये। और ये क्या है, ये आपके पास में ये है विजय स्तंभ। तो ये चित्तौड़ दुर्ग कुछ ऐसा दिखाई देता है आपके। और ये राजस्थान का मैप है, यहाँ पे प्रमुख में किले दिखाए गए हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, PDF में आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे दुर्गों के प्रकार। तो कौटिल्य के अनुसार तो दुर्ग क्या है, 4 प्रकार के हैं। पहला है ओदक दुर्ग, दूसरा पर्वत दुर्ग, तीसरा धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। तो ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ओदक दुर्ग क्या होता है। पर्वत दुर्ग आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे पर्वत हो आसपास। धानवन दुर्ग आपको अभी पता चलेगा कि ये क्या होता है। और वन दुर्ग मतलब जिसके आसपास क्या हो, वन स्थित हो। तो ये चारों दुर्ग किसने बताए हैं, कौटिल्य ने बताए हैं। और शुक्र नीति में क्या है, 9 तरह के दुर्ग बताए गए हैं आपको। तो ये कौन कौन से हैं, ये है एरण, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, धानव दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो ये इन्होंने क्या किया है, 9 तरह के दुर्ग बताए हैं। अब हम देखते हैं कि ये दुर्ग का मतलब क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की है धानवन दुर्ग की, जिसे मरुस्थल दुर्ग भी कहते हैं। अब मरुस्थल का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि जिसके चारों ओर क्या हो, रेत के टीले हो या फिर मरुस्थल हो, तो उसको क्या कहते हैं, धानवन दुर्ग या मरुस्थल दुर्ग कहते हैं। तो ऐसे दुर्ग कहाँ पे स्थित है, अपने जैसलमेर का जो किला है जिसे सोनारगढ़ फोर्ट भी कहते हैं या जैसलमेर किला कहते हैं, वो अपना धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब दूसरा है फोर्ट जूनागढ़ फोर्ट, जो कि बीकानेर ज़िले में स्थित है। और थर्ड ये नागौर दुर्ग है, जो कि नागौर ज़िले में स्थित है। तो ये तीनों दुर्ग जो है धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं एरण दुर्ग की। तो एरण दुर्ग क्या होते हैं, ये एरण दुर्ग जो होते हैं इनके चारों ओर क्या होती है, खाई होती है, कांटे होते हैं और ये कठोर पत्थर से निर्मित होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, एरण दुर्ग कहते हैं। या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि इनके चारों ओर क्या होता है, पथरीला स्थान होता है या फिर कंकड़ी क्षेत्र होता है। कंकड़ क्षेत्र या पथरीले क्षेत्र होता है इसके चारों ओर, तो उसको क्या कहते हैं, एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग जो है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये क्या होता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो भी एरण श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं गिरी दुर्ग की। तो गिरी दुर्ग नाम से ही पता है कि गिरी मतलब क्या हो गया, पहाड़ हो गया। तो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। तो इस प्रकार के दुर्ग कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये है एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसमें फिर से आ जाएगा क्योंकि ये भी पहाड़ पे जाकर ही स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ पर भी आता है आपका। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। फिर मांडलगढ़ का दुर्ग है, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तारागढ़ फोर्ट है, जो कि अजमेर जिले में आपके पास स्थित है। ये जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट है, ये भी जयपुर जिले में स्थित है और पहाड़ पर स्थित है। इसके बाद में एक आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। तो ये सारे हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दुर्ग क्या हो गए आपके, गिरी दुर्ग मतलब पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं ओदक दुर्ग की, जिसे क्या कहते हैं, जल दुर्ग भी कहते हैं। तो ओदक का मतलब यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं आप, जल दुर्ग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जल से घिरे हुए होंगे चारों तरफ से। तो ऐसा कौन सा है, गागरोन दुर्ग है, जो कि तीनों तरफ से क्या है,
इससे जल से घिरा है। तो ये किस में आता है? औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और भैंसरोडगढ़ का किला है जो कि चित्तौड़ में स्थित है, ये भी क्या है? जल से घिरा है, इसलिए ये औदक दुर्ग में आता है। अब बात कर लेते हैं वन दुर्ग की। तो नाम से ही पता है कि वन मतलब चारों ओर वन होंगे। तो सघन बीहड़ क्षेत्र में वन में बना हुआ दुर्ग। तो इसमें अगेन क्या आ गया आपका? रणथंभौर का फोर्ट आ गया जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और सिवाना दुर्ग जो कि जालौर में स्थित है, तो ये भी इसमें आता है। अब बात करते हैं पारीख दुर्ग। पारीख मतलब खाई। तो इससे आप याद रखें, ये लास्ट में जो ख है इससे आप याद रख सकते हैं कि ख मतलब खाई। तो चारों ओर इसके क्या होगी? खाई होगी बड़ी। तो ऐसे दुर्ग जो हैं, लोहागढ़ दुर्ग है और जूनागढ़ दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग तो आपका कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको सिवाना दुर्ग बताया था, ये जालौर में स्थित नहीं है, ये बाड़मेर ज़िले में स्थित है, आपके पास में छप्पन की पहाड़ी पर। तो इसको आप करेक्ट कर लें। और ये जो लोहागढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके भरतपुर ज़िले में स्थित है। तो ये भरतपुर ज़िले में स्थित है। इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। अब आगे देखते हैं पारिद दुर्ग। हमने पहले क्या पढ़ा? ये पारिख दुर्ग। तो ख में तो खाई आ गया और यहाँ पे द है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जिसके चारों ओर क्या हो? दीवार का परकोटा हो या फिर वो अपनी परिधि में स्थित हो। तो इसको क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग कहते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसकी एक अपनी पूरी सीमा है, ये 7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। सॉरी फ्रेंड, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो परिधि है आपके पास वो है टोटल 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र में ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग फैला है और इसमें चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। तो ये पहाड़ पर स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पहाड़ पर स्थित है, इसलिए ये देखिए गिरि दुर्ग में भी आता है। और इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर दीवार है, इसलिए ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब जैसलमेर दुर्ग है, इसमें भी इसी प्रकार से है। और कुंभलगढ़ दुर्ग ये भी अपनी दीवार है, परकोटे में स्थित है। अब बात करते हैं सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो इनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। फिर बात करते हैं मैदानी दुर्ग। मैदानी मतलब जो समतल मैदान में बने हो। तो लोहागढ़ का दुर्ग हो गया, जूनागढ़ का फोर्ट हो गया और धाराधारगढ़ का फोर्ट हो गया। ये क्या है? मैदान में बने हैं, मतलब ज़मीन पे बने हैं, ना कि पहाड़ पर स्थित है। इनको जाने के लिए कोई आपको पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता है, ये ज़मीन के लेवल में ही स्थित है, इसलिए इनको मैदानी दुर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं वापस से यूनेस्को में शामिल 6 किलो की, जो कि हमने ट्रिक से पढ़े थे, आम, गाजर और चीकू। तो इस ट्रिक से हमने पढ़े थे। तो ये 6 हमें अब किले पढ़ना है पहले, उसके बाद में हम अन्य दुर्ग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो कि इस ची से होता है। यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग है जो कि ये गाजर के आर से है। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि इस कू से है। जैसलमेर दुर्ग जो कि इस जय से स्पष्ट है। और आमेर किला जो कि आम से यहाँ पर है। और गागरोन किला जो कि गा से यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। तो ये आपने फिर से रिवाइज कर लिया इस ट्रिक के माध्यम से कि ये 6 किले क्या हैं? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब देख लेते हैं इनकी मैप में स्थिति। तो ये मैप है राजस्थान का, ये पुराना वाला मैप है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसलमेर का दुर्ग है, यहाँ पे जैसलमेर स्थित है। तो यहाँ पे जैसलमेर का फोर्ट स्थित है। इसके बाद में इन्होंने बात की आमेर दुर्ग की। ये जयपुर आपको दिखाई दे रहा है, ये जयपुर है। तो जयपुर में ये आमेर का किला स्थित है। ये आपके पास सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, इसलिए ये रणथंभौर का दुर्ग है जो कि सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है। फिर सवाई माधोपुर से हम यहाँ चलेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे कोटा आ जाएगा, बारा आ जाएगा, यहाँ पे झालावाड़ आता है। तो ये झालावाड़ है, इसलिए यहाँ पे गागरोन का फोर्ट स्थित है। अब यहाँ से जब हम चलेंगे तो यहाँ पे जाके यहाँ पे ये चित्तौड़ आ जाता है। तो चित्तौड़ में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, जिसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। अब एक हमारा बचा है जो कि ये यहाँ पर स्थित है। चित्तौड़ से थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पे अपने पास आ जाता है राजसमंद। तो राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। तो ये सारे हमने क्या देख लिए? यहाँ पे फोर्ट देख लिए। अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं।
देखिए ये आमेर का किला है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो आमेर का किला कहाँ पे स्थित है? जयपुर ज़िले में स्थित है। और इसको क्या बोलते हैं? कोकिलगढ़ या फिर मोमिनाबाद भी बोलते हैं। इसका प्राचीन निर्माण तो किसने कराया था? राजा धौल राय द्वारा करवाया गया था। शुरू कब? 1150 ईस्वी में। और इसके वैसे निर्माता कौन कहे जाते हैं? तो इसके निर्माता जो है मिर्ज़ा राजा मानसिंह कहे जाते हैं। और इसकी आकृति क्या है? आकृति इसकी है महलनुमा। तो इसकी महलनुमा आकृति के लिए ये फेमस है। और किले पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव क्या किया जाता है? मुगल का दिखा जाता है। मुगल जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाए जाते हैं और इनका प्रभाव यहाँ पे रहा है। इसके बाद में किले में भूल भुलैया बनाई गई है। सुरंग भी बनाई गई है इस किले में, जो कि जयगढ़ दुर्ग तक जाती है। और यहाँ पे शिला देवी का मंदिर स्थित है। तो शिला देवी का मंदिर आपको यहाँ पे याद रखना है। शीतला माता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। और मुख्य इमारत यहाँ पे कौन कौन सी है? तो मुख्य इमारत है दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, दौलला राम का बाग जिसे चार बाग शैली में बनाया गया है, केसर स्याही का बगीचा, मावठा जलाशय, सुख मंदिर या फिर महल, और यश मंदिर और सुहाग मंदिर। ये सब इमारत क्या है? यहाँ की फेमस इमारत है। तो इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये इमारत कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आमेर किले में जयपुर ज़िले में स्थित है। और ये किला क्या था? ये कछवाहा राजवंश की राजधानी भी रहा था, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंबिकेश्वर महादेव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंबिकेश्वर महादेव। इनके आराध्य देव के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? ये आराध्य देव थे मिर्जा राजा मानसिंह के, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? यहाँ पे आमेर दुर्ग रखा गया। तो ये हमने बात कर ली आमेर किले की। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इसमें दिया है वो सब आप याद रख लें, एक दो बार पढ़ लें आपको याद हो जाएगा। तो इसका नाम है कोकिलगढ़ और मोमिनाबाद भी। प्राचीन निर्माण किसने करवाया? राजा धौल राय ने करवाया। और वैसे निर्माता कौन है इसके? तो मिर्जा राजा मानसिंह है। आकृति इसकी महलनुमा है। सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाया जाता है? मुगल का दिखाया जाता है। मुगल शैली में ये स्थित है। और इसमें भूल भुलैया बनाई गई है। शिला देवी का मंदिर स्थित है। मुख्य इमारतों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो ये ध्यान रखना है दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, दौलरा राम का बाग, केसर स्याही बगीचा, मावठा जलाशय, सुख मंदिर, यश मंदिर और सुहाग मंदिर। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कछवाहा राजवंश की ये राजधानी भी रहा है मंदिर, सॉरी किला। अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है? किलों का सिरमौर कहा जाता है या फिर राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से ही पुटअप हो सकते हैं कि राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो दुर्ग का निर्माण करवाया चित्रांग मौर्य ने, जिसको चित्रांगद मौर्य भी कहते हैं, चित्रंग मौर्य भी कहते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया? इन्होंने करवाया। और महाराणा कुंभा ने जो है अधिकांश भाग इसका बनवाया है। और ये सब जो चित्रांग मौर्य के बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने निर्माण कराया, इसका उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका उल्लेख आपको मिलता है वीर विनोद में, कुमारपाल प्रबंध में, वीर विनोद कुमारपाल प्रबंध, और एक और है मोणोत नैनसिरी ख्यात। इन तीनों में आपको मिलेगा कि चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ची से चित्तौड़गढ़ दुर्ग और ची से चित्रांग मौर्य, तो आपको आसानी होगी। अब ये कहाँ पे स्थित है? तो मेसा पठार पर, मतलब मेसा की पहाड़ियों पर ये स्थित है। और ये मछली की आकृति, मतलब फिश की आकृति में स्थित है। तो ये आपने याद रख लिया। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पे ये स्थित है। तो गंभीरी और बेड़च नदी जो है उसके आसपास ये स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। सबसे बड़ा आवासीय किला मतलब सबसे बड़ा रहने का किला था। इसमें बहुत सारे लोग रह सकते थे, इसलिए इसको आवासीय किला कहा गया है, सबसे बड़ा राजस्थान का।
अब धानवन दुर्ग को छोड़कर इसमें सारी बाकी की विशेषता पाई जाती है, जो कि अभी हमने देखे थे कितने सारे धानवन, पारिक, पारिद, एरण, ओदुग, इतने सारे हमने अभी दुर्गों की कैटेगरी पढ़ी थी। तो सिर्फ धानवन दुर्ग को छोड़कर, अब धानवन का मतलब क्या होता है? धानवन मैंने जैसा आपको बताया था क्या होता है, रेगिस्तान होता है। तो रेगिस्तान में ये नहीं है, इसलिए धानवन दुर्ग की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी सारे दुर्ग की इसमें विशेषता पाई जाती है। इसके चारों तरफ वन है, इसलिए वन दुर्ग में भी आता है। पथरीला कंकड़ का क्षेत्र है, इसलिए एरण दुर्ग में भी आ जाएगा। पहाड़ पर स्थित है, इसलिए ये गिरि दुर्ग की कैटेगरी में भी आता है। तो ये सब तो इसमें विशेषताएं आराम से हो जाएंगी। अब देखते हैं दुर्ग में मुख्य इमारत कौन कौन सी है। तो दुर्ग में मुख्य इमारत है गोरा बादल का महल, 720 देवरी का जैन मंदिर। तो ये जो मंदिर है इसमें 27 जो जैन मंदिर है उनका समूह है। तो 27 जैन मंदिरों का ये क्या है, समूह है, इसलिए इसको यहाँ पे 720 से आप याद रख सकते हैं, 720 देवरी का मंदिर इसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे है लाखोटा वारी, नवलखा दुर्ग, नवलखा बुर्ज है यहाँ पर, और जयमल पत्ता की छतरियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पर कालिका माता का मंदिर स्थित है, एकलिंग जी का मंदिर भी स्थित है, और मीरा का मंदिर है, मीरा देवी का यहाँ मंदिर है, और मीरा जी की फोटो फ्रेम पर यहाँ पर लगी हुई है। और कुंभ स्वामी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, और समी सिद्धेश्वर, ये क्या है, समी सिद्धेश्वर जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और ये मंदिर किसने बनवाया? तो मोकल ने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण करके समीदेश्वर मंदिर इसका नाम रखा। तो त्रिभुवन मंदिर का नाम ही चेंज करके क्या किया गया, समीदेश्वर मंदिर किया गया। किसके द्वारा? मोकल के द्वारा, राजा मोकल के द्वारा ये करवाया गया पुनर्निर्माण, और इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके बाद में यहाँ पे श्रृंगार चवरी भी स्थित है, जो कि और रतन सिंह और पद्मिनी के महल भी यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर विजय स्तंभ स्थित है, जो कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। अब विजय स्तंभ क्यों बनवाया गया? तो विजय स्तंभ यहाँ पे किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। महाराणा कुंभा के पिता कौन थे? महाराणा मोकल थे। तो महाराणा कुंभा ने ये दुर्ग बनवाया, सारंगपुर का दुर्ग जीतने के, सारंगपुर का दुर्ग किया इन्होंने 1437 में। और महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में युद्ध हुआ था यहाँ पे? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और इसमें महमूद खिलजी जो है उसको क्या करना पड़ा? पराजय का सामना करना पड़ा। ये क्या हो गया? हार गया। तो महाराणा कुंभा जो है उन्होंने क्या किया? ये विजय स्तंभ विजय की खुशी में बनाया, इसलिए इसका नाम क्या है? विजय स्तंभ है। और ये शुरू कब किया था इन्होंने? तो ये शुरू किया था 1440 में, और इसका काम कंप्लीट कब हुआ? तो कंप्लीट हुआ 1468 में, 1468 में इसका काम कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे इसको बनने में कितने साल लग गए? तो 28 साल में ये दुर्ग बनकर कंप्लीट हुआ, विजय स्तंभ बनकर कंप्लीट हुआ। अब कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या फिर जैन प्रशस्ति भी इसे कहते हैं, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जैन विजय स्तंभ प्रशस्ति। तो ये क्या है? ये जो है ये 10वीं से 11वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा ने बनवाया था। किसने बनवाया? जैन व्यापारी जीजा नाम से था, इसने ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनवाया। और प्रशस्ति लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? तो ये कार्य शुरू किया था अत्रि भट्ट ने। और कंप्लीट किसने किया? ये तो स्टार्ट किया था किसने? अत्रि भट्ट ने। और ये कंप्लीट की पूछे आपसे, तो कंप्लीट किसने किया? इनके जो पुत्र थे, कौन थे इनके पुत्र? महेश भट्ट। तो महेश भट्ट ने ये काम इसका कंप्लीट किया, किसका? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई क्या रहेगी? तो कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है आपके पास यहाँ पे
75 फीट, मतलब 75 फीट इसकी क्या है ऊंचाई है। और ये क्या है 6 मंजिला है, 6 मंजिला है ये। और भगवान क्या है आदिनाथ को समर्पित है, मतलब भगवान ऋषभदेव को ये समर्पित है। अब हमने अभी विजय स्तंभ की बात नहीं की, विजय स्तंभ के बारे में हम और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए विजय स्तंभ के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ और जो फैक्ट है। तो विजय स्तंभ जो है वो मैंने बताया कि आपको महाराणा कुंभा ने विजय की खुशी में बनाया था और भगवान विष्णु को समर्पित है। ये आपको ऐड करना है कि किसको समर्पित है, तो लॉर्ड विष्णु को ये समर्पित है, भगवान विष्णु को ये समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर को क्या कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर या फिर गरुड़ ध्वज भी कहते हैं और विक्ट्री टावर कहते हैं, क्योंकि विजय स्तंभ है। विष्णु ध्वजगढ़ भी इसे कहते हैं। और ये नाम इसको किसने दिया, तो उपेंद्र नाथ ने दिया है। और ये आप पहले ही देख चुके हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। तो विजय स्तंभ के बारे में आपको क्या क्या अभी तक पढ़ा आपने, यहाँ पे आपने पढ़ा कि राणा कुंभा ने बनवाया, विजय की खुशी में बनवाया, भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका अलग अलग क्या उपनाम है, मूर्तियों का अजायब घर, गरुड़ ध्वज, विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वजगढ़ और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। और ये अब आगे के फैक्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये है 9 मंजिला इमारत। तो यहाँ पे क्या है 9 मंजिला है और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो क्या है 6 मंजिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 120 फीट, ये इसकी ऊंचाई है। और 30 फीट इसका क्या है आधार है, 30 फीट का मतलब इसका आधार है। और 157 इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई है चढ़ने के लिए। इसमें से आप चढ़ के आप इस पूरे को देख सकते हैं। इसमें टोटल मंजिल कितनी बताई इन्होंने, 9 मंजिल बताई है। और तीसरी मंजिल पर क्या लिखा है, 9 बार अल्लाह लिखा है। तो जो 3rd मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है, इसका उल्लेख भी किया गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया है अल्लाह, तो ये लिखा गया है अरबी भाषा में। अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 5वीं मंजिल है, 5th मंजिल, उस पर क्या लिखा गया है, उस पर लिखा गया है वास्तुकारों के नाम। तो ये आप ध्यान रखें कि वास्तुकारों के नाम कहाँ लिखे गए हैं, 5वीं मंजिल पर लिखे गए हैं। और कौन कौन से वास्तुकार के नाम लिखे गए हैं, तो जेता, पूंजा, नापा और पोमा, इन वास्तुकारों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं 5वीं मंजिल पर। और 8वीं मंजिल पे क्या है, 8th जो मंजिल है उस पे कोई भी क्या है, एक भी मूर्ति नहीं है। तो कोई भी मूर्ति यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे, 8वीं मंजिल पे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं ये। और एक और फैक्ट है इम्पोर्टेंट, RBSC और जो राजस्थान पुलिस है, इन दोनों का क्या है, प्रतीक चिन्ह है ये। तो प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए प्रतीक चिन्ह किस किस का है, तो RBSC राजस्थान बोर्ड स्टेट एजुकेशन जो है उसका, और राजस्थान पुलिस जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। फिर हमने क्या पढ़ा, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, 9 मंजिला इमारत है, 120 फीट इसकी ऊंचाई है, 30 फीट का इसका आधार है, 157 यहाँ सीढ़ियाँ हैं। तीसरी मंजिल पर लिखा है 9 बार अल्लाह और अरबी भाषा में लिखा है। 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों के नाम हैं जेता, पूजा, नापा और पोमा। और 8वीं मंजिल पे क्या है, कोई भी मूर्ति नहीं है। तो ये सब आपको किस में ध्यान रखना था, विजय स्तंभ में ध्यान रखना था। कीर्ति स्तंभ में आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखते हैं आगे के फैक्ट्स। यहाँ पर 3 शाखे हुए। अब 3 शाखों के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो पहला जो शाखा है वो कब हुआ था, 1303 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट शाखा हुआ 1303 ईस्वी में।
शासक कौन था? रतन सिंह था इस टाइम पे। और इनकी रानी कौन थी? तो रानी थी इनकी पद्मिनी। इनके बारे में आप बहुत जानते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पद्मिनी को चाहने के लिए यहाँ पे युद्ध करता है। दिल्ली सल्तनत से ये चला था और 1303 ईस्वी में 28 जनवरी 1303 में ये दिल्ली से चला था और 26 अगस्त 1303 को इसने क्या किया? चित्तौड़ दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। तो इसके लिए ये क्या हुआ? रतन सिंह ने तो केसरिया किया और पद्मिनी ने क्या किया? यहाँ पे जौहर किया। तो इसको क्या बोलते हैं? शाका बोलते हैं। और दूसरा शाका कब हुआ? ये 1303 में हो गया एक। तो दूसरा शाका हुआ यहाँ पे 1535 में। तो 1535 में यहाँ पे शासक कौन था? यहाँ पर शासक था महाराणा सांगा। वैसे तो महाराणा सांगा की टाइम पे ये डेथ हो चुकी थी 1528 में। 1528 में सांगा की डेथ हुई थी और 1535 में ये शाका हुआ था। तो 1535 के समय शासक कौन था? महाराणा विक्रमादित्य थे, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह ये दो पुत्र थे। रानी कर्णावती इनकी पत्नी थी महाराणा सांगा की। तो ये इनके पुत्र थे। और जब ये महाराणा विक्रमादित्य को शासक बनाया गया तो इनकी आयु बहुत कम थी। तो बहादुर शाह जफर ने क्या किया, जो कि गुजरात का शासक था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। तो रानी कर्मावती ने अपने दोनों बच्चों को क्या किया? नानी के घर पे मतलब ननिहाल भेज दिया और किले का दायित्व किसको सौंप दिया? ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दिया, जो कि प्रतापगढ़ के थे। और कर्णावती रानी ने क्या किया? कर्णावती रानी के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ? जौहर हुआ। अब तीसरे शाके की बात करते हैं। तो तीसरा शाका हुआ आपके 1567 से 68 के बीच में। तो इस टाइम पे शासक कौन था? इस टाइम पे शासक था मेवाड़ का उदय सिंह। और युद्ध किसके बीच में चल रहा था? अकबर की सेना के बीच में चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ? अकबर ने क्या किया? अकबर की सेना की जीत हुई और उदय सिंह की यहाँ पे हार हुई। तो यहाँ पर भी जौहर हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। क्योंकि जो चित्तौड़ के सेना नायक थे उन्होंने महाराणा उदय सिंह जो थे उनको कहाँ भेज दिया? इन्होंने भेज दिया गोगुंदा, जो कि उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे इन्होंने इनको भेज दिया और यहाँ पे दुर्ग का जो रक्षा का दायित्व था जो किसने संभाला? जयमल और फत्ता ने संभाला। तो जो फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, उनके नेतृत्व में यहाँ पे जौहर हुआ। और कल्ला राठौड़ जो थे उन्होंने जयमल राठौड़ को अपने कंधों पे बिठा लिया, क्योंकि जयमल राठौड़ के पैरों में क्या थी? चोट लग चुकी थी। तो कल्ला राठौड़ ने जब जयमल राठौड़ को अपने कंधों पे बिठा के युद्ध किया तो उनके 2 हाथ तो जयमल के और 2 हाथ कल्ला राठौड़ के थे, इसलिए चारों हाथों से युद्ध लड़ा जा रहा था। इसलिए इन्हें कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट बताया है, कुंभा जो है आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इस दुर्ग में क्या है? 7 दरवाजे हैं, मतलब पोल है। तो दरवाजे को यहाँ पोल भी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। तो इन तीनों पॉइंट को आप हाईलाइट करके याद रखें, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आधुनिक चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो कुंभा है। इस दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं। और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है। और एकमात्र आवासीय किला भी है ये। यहाँ पे हमने बात की है क्या? सबसे बड़ा आवासीय किला है। और सबसे बड़े के साथ आप यहाँ पे एकमात्र भी लगा लें तो सबसे बड़ा व एकमात्र आवासीय किला जो है वो कौन सा है? हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो जो कि चित्तौड़ में स्थित है। तो ये हुई किसकी बात? चित्तौड़ दुर्ग की बात। अब चलते हैं आगे। 3rd नंबर पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ का संकट मोचक किला भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? जरगा नामक पहाड़ी पर स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा इस दुर्ग का क्या किया गया? निर्माण कराया गया। कब? 1443 से 1456 में।
वास्तुकार कौन थे इस दुर्ग के? तो मंडन थे इस दुर्ग के वास्तुकार। और ये क्या है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहाड़ी पर स्थित है इसलिए हम इसको गिरि दुर्ग बोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है जरगा पहाड़ी पर स्थित है और पहाड़ी वाले दुर्ग को हम गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के पास में ये राजसमंद जिले में स्थित है। तो दुर्ग का मुख्य वास्तुकार मतलब शिल्पी जो है वो तो कौन है? मंडन है। और एक साथ यहाँ पे क्या है? 8 घुड़सवार चल सकते हैं। 8 घुड़सवार यहाँ पे एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी यहाँ पे सुरक्षा दीवार है। देखिए 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है, 7 मीटर की ये सुरक्षा दीवार है। और दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर की लंबाई है। तो इस दीवार को क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारत की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। अब 1540 में क्या हुआ? 1540 में महाराणा प्रताप का यहाँ पे जन्म हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पे हुआ। और इसके पास में साथ में क्या हुआ? राजा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहाँ पे ही हुआ। तो ये फैक्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? और राजा उदय सिंह का, जो कि रानी कर्णावती के पुत्र थे, जिनको यहाँ से भेज दिया गया था, इनका क्या है? राज्याभिषेक। तो इनका राज्याभिषेक भी यहाँ पे किया गया। यहाँ पर जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इस दुर्ग की तुलना किससे की है? एट्रक्सन दुर्ग से भी की है। यहाँ पे मामा देव का कुंड है। क्या है यहाँ पे? मामा देव का कुंड है। झाली रानी की मालिया है यहाँ पर। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए क्या कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा यहाँ पर कि यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और किले में सबसे ऊपरी स्थान जो है वो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे कटारगढ़ कहा गया है। जो क्या था ऊपरी स्थान? मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा का क्या था? निजी आवास था। मतलब जो राणा कुंभा थे वो इसी में रहते थे, कटारगढ़ दुर्ग में ही इसमें रहते थे वो। तो इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं, क्योंकि ऊपर से राजा यहाँ से सब कुछ देख सकता था। महाराणा कुंभा जी सब कुछ देख सकते थे। ऊपरी स्थान पर इनका दुर्ग था, जिसे कटारगढ़ भी कहा गया है। यहीं पर कुंभा की हत्या उनके पुत्र किसने की? उदा ने की थी। तो यहाँ पे जो कुंभा की हत्या थी वो किसने की थी? इनके ही पुत्र उदा ने कर दी थी राजगद्दी पाने के लिए। और 2018 में क्या हुआ? 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे यूनेस्को में शामिल 3 किले पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने कवर किया आमेर का दुर्ग। फिर हमने पढ़ा चित्तौड़ दुर्ग। थर्ड हमने पढ़ा यहाँ पे कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो ये 3 दुर्ग तो हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कौन से दुर्ग को क्या कहते हैं, ये आपने यहाँ पे देखा। अब बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? बाकी के 3 जो किले हैं यूनेस्को हेरिटेज में वो कवर करेंगे और उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।